2030 में पूछे गए रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है रिगार्डिंग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन फॉर योर जून अटेम्प्ट, जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। तो पहला इसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीटेड है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लीजिएगा टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आपका भी नारा मेरी तरह यही है कि इस बार जेआरएफ पार, तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऑन माय चैनल माइंड योर इकोनॉमिक्स। जिन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम सिमरन सहगल है और मैं माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल यानी कि इसी चैनल के ऊपर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवाती हूँ। पेपर 2 इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो भी मेरी स्टार्टेड है, जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2018 से 2023 के क्वेश्चन जो हैं विद कॉन्सेप्ट्स करवा दिए हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने पहले बताया उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले बताया मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं पिछले 3 से कुछ ज़्यादा साल ही हो चुके हैं मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, और मैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आपको करवा रही हूँ इसी चैनल के ऊपर। मैं खुद 2 बार एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, और मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश्ड है इन इकोनॉमिक्स मैगजीन ऑन द गिवन ISBN नंबर ऑन योर स्क्रीन। मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो आपके पास एक पूरी लिस्ट है आपके सामने, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है और ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो द क्वेश्चन इज़ सर्वे रिसर्च इज़ वन ऑफ द की मेथड्स इन, ठीक है, आपको बताना है कि सर्वे रिसर्च, अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके थे आई गेस, हाँ ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वही कोई तो सिमिलर क्वेश्चन ही आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी हमें आगे से करना है इसमें। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड इन प्रीवियस वीडियो। तो आज हमें यहाँ से करना है। येस, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है आज। चलो क्वेश्चन इज अ कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इज ड्रॉन फ्रॉम द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट, ठीक है। जब आप एक कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो जो हाइपोथेसिस है वो किसकी इम्प्लीकेशन से डिराइव होता है। आई गेस मैंने यहाँ कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस का कुछ दिया होगा ज़रूर। यस चलो तो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस से पहले हम देख लेते हैं कि होती क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आराम से अपना डिराइव कर पाएंगे कि आंसर क्या है। तो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट थ्योरेटिकल रिलेशनशिप्स और डिफरेंसेस बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस क्या है, जब आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट आप कैसे बिल्ड करते हैं, आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं बेस्ड ऑन थ्योरीज। तो जब आप अपने रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूजिंग योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यूजिंग योर थ्योरीज, तो आप उसे कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस कहते हैं। दे आर द एजुकेटेड गेसेस पीपल मेक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वेरिएबल्स, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप जो है उसके लिए गेस वर्क ही कर रहे हैं, बट दैट गेस वर्क इज एजुकेटेड गेस। नाउ व्हाई एजुकेटेड गेस, जिसे हम स्मार्ट गेस भी कहते हैं। एजुकेटेड गेस क्यों है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल में रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हो। जो चीज़ आपकी कंसेप्चुअली क्लियर है उसके बेसिस पे आप अपना गेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ हाइपोथेसिस है तो ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं होगी। दिस इज़ अ मेयर अजम्पशन जो आपने बनाई है अपने रिसर्च को लेकर, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है, आपने बस एक अंदाज़ा लगाया है कि आपके रिजल्ट्स ये आएंगे। तो ये जो अंदाज़ा है ये एजुकेटेड है, वाई, क्योंकि आपने थ्योरी पर बेस किया है इसे, करेक्ट। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस डू नथिंग मोर देन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एम्पिरिकली टेस्टिंग कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस। अब आपकी 2 तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं, एक है आपकी कंसेप्चुअल और एक है आपकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जो आपकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है ये क्या कहते हैं, ये आपके जो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस आपने बनाई है, जो थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस आपने बनाई है, इसको ये एम्पिरिकली वैलिडेट करते हैं, ठीक है। आप एम्पिरिकली बाय द यूसेज ऑफ डेटा आप इसको वैलिडेट करते हैं, देखते हैं कि जो आपका डेटा है क्या वो भी आपके कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है या नहीं, ठीक है।
So in other words, once data are collected, statistical hypotheses are necessary to determine whether or not the data support the prediction expressed in the conceptual hypothesis. यही मैंने आपको बताया, जो भी आपने prediction करी है in your conceptual hypothesis उसको test करता है ये simply, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दे दिए हैं मैंने रिसर्च प्रोसेस के। तो क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले होती है आपकी थ्योरी, ठीक है। थ्योरी से ही आप डिराइव करते हो आपके रिसर्च क्वेश्चंस। तो रिसर्च क्वेश्चंस जो आप डेवलप कर रहे हो, वो रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करना ही इज़ योर कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, ठीक है। दीज आर योर कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस। चलो, इसके बाद आप अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। देन आप अपना डेटा जो है उसको कलेक्ट करते हैं। देन आप उस जो स्टडी है उसको प्रॉपरली कंडक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अपने डेटा को, रिपोर्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स को, और लास्ट में आप अपनी एक रिसर्च जो है, रिसर्च थ्योरी जो है उसको फॉर्मुलेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं पीछे अपने आंसर की तरफ। सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस ड्रॉन फ्रॉम द इम्प्लीकेशंस ऑफ, क्या था कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस से पहले? देयर वाज थ्योरी, ठीक है। आपकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, एंड आफ्टर दिस कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस यू फॉर्म योर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन योर डेटा, ओके। चलो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड, थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी इज़ जनरेटेड आउट ऑफ, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी है वो कहाँ से डिराइव होती है। तो अब इंडक्टिव आप देख लीजिए, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों तरीके की रिसर्च क्या होती है, यहाँ पर मैंने दे दिया है। सो इंडक्टिव रिसर्च जो है आपकी, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है एंड इट बिलीव्स इन क्रिएशन ऑफ थ्योरीज, ठीक है। ये बिलीव करते हैं कि आप थ्योरीज को क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। चलो, एक्सपेरिमेंट एज ए नॉट एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो तो आपका क्वांटिटेटिव में चला जाएगा बेस्ड ऑन योर रिसर्च। चलो, नाउ इट इज स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और वी कैन सी इट मूव्स फ्रॉम अ सैम्पल टू द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं ओवर द एंटायर सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, आपने खाली आपने क्या किया, सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के विमेन को स्टडी किया, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड आउट करी कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका इनकम लेवल कैसा है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स उनके कैसे हैं, ये सब कुछ आपने फाइंड आउट किया फॉर दिल्ली, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अब आपने इस रिजल्ट्स को पूरा जनरलाइज कर दिया ओवर द एंटायर इंडियन विमेन, ठीक है। आपने कहा क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान की औरतों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया की जो विमेन है उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। सो दिस इज इंडक्टिव व्हेन यू मूव फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिनेरियो टू अ जनरल सिनेरियो, ठीक है। चलो, अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। आप पहले कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, उसमें पैटर्न ढूंढते हो, फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाते हो, अपना अंदाज़ा लगाते हो, और लास्ट में अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट करते हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाई इट बिलीव्स इन क्रिएशन ऑफ थ्योरीज। नेक्स्ट है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव क्या होती है? इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ये यूज़ होती है। यहाँ पे आप थ्योरी फॉर्मुलेट नहीं करते, आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश थ्योरी को वेरीफाई करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पूरा आप यू आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, यानी कि आपने पूरे इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया की इंडियन विमेन को आपने देखा, ठीक है। आपने पूरी इंडियन विमेन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको नोट डाउन कर लिया। आपने कहा क्योंकि ये सभी इंडियन विमेन के ऊपर वैलिड है, तो ये हमारी स्पेसिफिक सिनेरियो यानी कि दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान की औरतों के ऊपर भी वैलिड होगा, ठीक है। सो यू आर टेस्टिंग योर थ्योरी। आप टेस्ट कर रहे हो अपनी थ्योरी को कि जो चीज़ आपकी इंडियन के ऊपर लग रही है वो आपकी एक स्पेसिफिक केस ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान की औरतों पर लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। सो यू आर वेरीफाइंग योर थ्योरी। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपका प्रोसेस क्या होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ जनरल थ्योरी। ये थ्योरी से स्टार्ट होता है, फिर आप इस थ्योरी के बेसिस पे अपनी हाइपोथेसिस बनाते हो, अपना अंदाज़ा लगाते हो,
फिर ऑब्जर्वेशन करते हो यूजिंग योर डेटा, नेक्स्ट लास्ट में आप कंफर्म करते हो अपनी हाइपोथेसिस को अपनी थ्योरी के साथ कि क्या आपने जो स्पेसिफिक केस लिया है वो वैलिडेट करता है आपकी थ्योरी को या नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव में एंड जो होता है वो थ्योरी होती है, डिडक्टिव में जो स्टार्ट होता है वो थ्योरी होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, मतलब पीछे चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने क्या कहा, इंडक्टिव अप्रोच जो आपकी है, इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी जो आपकी है वो कहाँ से जनरेट होती है? सो इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द ऑलरेडी डन रिसर्च, ठीक है। ये आपकी ऑलरेडी डन रिसर्च से निकल कर आती है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी इज जनरेटेड आउट ऑफ रिसर्च डन। चलो नेक्स्ट, when a sampled individual is observed over a predetermined period of time in structured observation, it is called, तो क्या कह रहे हैं, जब आप अपने एक इंडिविजुअल को जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो एक प्री डिटर्मिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, तो उसको आप क्या कहते हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज फोकस ग्रुप सैम्पलिंग, ठीक है, इसे आप कहते हैं फोकस सैम्पलिंग। फोकस सैम्पलिंग अब आपका सिंपली क्या होता है, देखो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स दे दी है, अभी मैं ये सब आपको पढ़ा देती हूँ, पर इससे पहले आप समझिए कि फोकस सैम्पलिंग क्या है, ठीक है। फोकस सैम्पलिंग क्या है, जब आप एक इंसान के ऊपर या कुछ इंसानों के ऊपर, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ये लोग आपके फोकस में है, इनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अपनी रिसर्च के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। सो यू आर ऑब्जर्विंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अ सिंगल इंडिविजुअल एंड देन यू आर फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च बेस्ड ऑन दैट, ओके। चलो, तो दिस इज फोकस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व सैम्पलिंग। ऑब्जर्व सैम्पलिंग आपका होता है, ऑब्जर्व सैम्पलिंग वैसे कुछ नहीं होता, दिस इज ऑब्जर्वेशनल सैम्पलिंग, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। सो ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, ये भी आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक आपकी हो सकती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक हो सकती है आपकी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जब आप जिस ग्रुप को ऑब्जर्व करना चाहते हो आप जाकर उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, ठीक है, यू बिकम अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, उनके ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हो और फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अब आप उस ग्रुप के अंदर जाकर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप बस बाहर बैठे रहोगे और बाहर से इनको ऑब्जर्व करते रहोगे, ठीक है, सिर्फ इनके ऊपर अपना वॉच रखोगे कि ये कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन आप इनके ग्रुप का पार्ट नहीं बनोगे, क्लियर। सो दिस इज ऑब्जर्वेशनल। नेक्स्ट है आपकी रैंडम और पर्पसिव, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ इसके थ्रू। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स दे दिया है। सो एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जब आप सैम्पल कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से आपको एक सैम्पल कलेक्ट करना है, एक छोटा सा बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करेंगे। अब वो जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, इसके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, इनको जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप इनको सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपकी बायसनेस नहीं आएगी, ठीक है, नो बायसनेस विल बी देयर। नेक्स्ट है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, सिमिलरली अगर आपको इस पूरी पॉपुलेशन में से एक सैम्पल लेना है तो इस सैम्पल में जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, यानी कि बायस्ड तरीके से सिलेक्ट होंगे, आप जानबूझ के वैसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हर किसी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर किसी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हर किसी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, देयर विल बी बायसनेस। चलो, फर्स्ट मेथड होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या है, हर किसी के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, ठीक है, ये तो कितना हो गया, 10,000 लिख दिया मैंने,
हाँ, अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर 10,000 लोग हैं तो हर बंदे के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो हर बंदे के सिलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है रैंडम सैम्पलिंग में। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक में आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो, ठीक है। सिस्टम को कैसे फॉलो करते हो कि आप हर kth आइटम को सिलेक्ट करते हो ना, ये आपका PYQ है, 2-3 बार पूछा गया सिस्टमैटिक, ठीक है। चलो, तो kth आइटम को आप सिलेक्ट करते हो। अब देखो kth आइटम को आप कैसे सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा ना। ये आपकी क्या है, पूरी पॉपुलेशन है, इसमें आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी पॉपुलेशन के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आप इसमें से सैंपल कलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, रैंडमली किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट कर लोगे या किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन यू विल डिसाइड कि हर kth आइटम को आपको सिलेक्ट करना। अभी kth क्या हो सकता है, 3rd हो सकता है, 4th हो सकता है, 6th हो सकता है, आपकी मर्जी है, 100th हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने हर तीसरे बंदे को सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी, 1 2 3, तो मैंने इसको किया, फिर 1 2 3, फिर इसको किया, 1 2 3, इसको किया, 1 2 3, इसको किया, 1 2 3, इसको किया, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ये मेरे क्या बन जाएंगे, सैंपल बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज सिस्टमैटिक। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, जब आपका जो पॉपुलेशन है वो हेटेरोजीनियस होती है, ठीक है। आप स्ट्रैटिफाइड कब यूज़ करते हो, ये PYQ है। व्हेन योर पॉपुलेशन इज हेटेरोजीनियस इन नेचर। नाउ व्हाट इज हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस होता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। व्हेन द इंडिविजुअल्स इन योर पॉपुलेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, जब हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है आपकी पॉपुलेशन के अंदर। चलो, तो अगर आपकी पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है ना, तो आप स्ट्रैटिफाइड यूज़ करते हो। अब स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड में आप इस हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये पूरी पॉपुलेशन थी जिसके अंदर मेन भी थे, जिनके अंदर विमेन भी थी और जिनके अंदर ट्रांसजेंडर्स भी थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इससे होमोजीनियस स्ट्रेटास बना लिए। आपने मेन को अलग कर लिया, विमेन को अलग कर लिया और ट्रांसजेंडर्स को आपने अलग कर लिया। नाउ अब आप मेन में से रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 3 मेन सिलेक्ट कर लिए, विमेन में से भी आपने 3 विमेन सिलेक्ट कर ली और ट्रांसजेंडर्स में से भी आपने कुछ 3 ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर लिए। अब ये जो आपने 9 लोग सिलेक्ट किए हैं, ये 9 लोग कौन होंगे, आपके सैंपल में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। नाउ व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपकी यूज़ होती है जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, ठीक है। जब आपकी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो क्लस्टर सैम्पलिंग कैसे चलती है। फॉर एग्जांपल आपके 3 रीजन हैं, एक रीजन है A, एक रीजन है B, एक रीजन है आपका C, ठीक है। तो ये जो A B C है ना, ये तीनों की पॉपुलेशन एक दूसरे के जैसी ही है, ठीक है। बिल्कुल सेम एक दूसरे के जैसी इनकी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर मैं A की बात करूँ ना, तो A के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन होंगे, विमेन होंगे, ट्रांसजेंडर्स होंगे। ये आपस में मेन, विमेन और ट्रांसजेंडर्स अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं B की बात करूँ तो B के अंदर भी मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर हैं, C में भी मेन, विमेन और ट्रांसजेंडर्स हैं। यानी कि A, B और C आपस में तो क्या है, होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं। लेकिन A के अंदर हमारी होमोजिनिटी नहीं है, हेटेरोजिनिटी है, यानी कि A के अंदर अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो अब आप क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हो, इन सब के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, A, B और C के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, विच इज़ 1/3, क्योंकि 3 है यहाँ पर क्लस्टर्स। तो अब आप रैंडमली इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने A को सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो पूरा A रीजन होगा ये आपका सैम्पल बन जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग। आई होप दिस विल बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टेज, ठीक है। मल्टी स्टेज क्या होता है, यहाँ पे अब आपके मल्टीपल क्लस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये आपकी पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन थी। आपने पहले इसमें से कुछ आपने डेटा निकाला, ठीक है,
कुछ ग्रुप्स में आपने इनको डिवाइड करके अपना डेटा निकाला। देन फर्दर आपने इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया रैंडमली, इसमें से भी आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, इसमें से भी आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया रैंडमली। तो आपने क्या किया, देखो आपने पहले एक स्टेज पे सैम्पलिंग करी, देन आपने फिर सेकेंड स्टेज पे यहाँ पे सैम्पलिंग करी, 2 बार आपने अपने सैम्पल को रिड्यूस किया है। सो दिस इज़ नोन एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जब आप मोर देन ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस अपने सैम्पल को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस क्या होता है, जिसको आप एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हो। एज पर योर चॉइस, आप अपने हिसाब से बंदों को सिलेक्ट कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी मॉल में चले गए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो आपके सामने जो भी दूसरा बंदा आ रहा है आप उसको अपने सैंपल में लिए जा रहे हो। अब देखो आपने हर किसी को, आपने जब मॉल में गए आपने अपनी कन्वीनियंस देखी कि चलो मॉल में आज आए हुए हैं, अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, तो इन्हीं से ही डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज़ वॉलंटरी रिस्पॉन्स। वॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब आप अपने पार्टिसिपेंट्स के पास नहीं जाते, पार्टिसिपेंट्स आपके पास आते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, खुद से अपना डेटा देना चाहते हैं, तो वो लोग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें बायसनेस इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जो आपको लोग चाहिए थे, जो पार्टिसिपेंट्स आपको जिनको स्टडी करना था, वो हो सकता है आए और कुछ हो सकता है कि ना भी आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्पसिव। पर्पसिव क्या होता है, व्हेन यू कलेक्ट डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जब आपका डेटा कलेक्शन पर्पस ड्रिवन होता है। फॉर एग्जांपल आपके कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी रिसर्च के लिए कौन लोग ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, तो वो उन्हीं लोगों से जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि उनकी रिसर्च जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सके। ठीक है, सो दिस इज़ पर्पसिव। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, जैसे आपने जय हो मूवी में देखा होगा कि आप 3 लोगों की मदद कीजिए और उन 3 लोगों को कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें, और उन्हें कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने पहले एक बंदे से सैंपल कलेक्ट किया, उसने जाके आगे 2 लोगों को बुलाया, उन 2 लोगों ने आपको सैंपल दिया, फिर इन दोनों को ने आगे जाके 2 लोगों को बुलाया और इन्होंने आपको आके अपना सैंपल दिया। ठीक है, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, डेटा दिया अपना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो चेन चल रही है, पूरी चेन स्प्रेड हो रही है, चेन नेटवर्क की तरह ये चल रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ स्नोबॉल। आपने देखा होगा स्नोबॉल क्या होती है, जब आप पहाड़ी से बर्फीली इलाके, बर्फीली जो पहाड़ी होती है उस पर से अगर आप छोटा सा बर्फ़ का गोला बनाकर अगर फेंकोगे ना, तो वो आगे जाते जाते बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, आपका जो स्नोबॉल होती है वो बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एडिशनल स्नो जो है वो कलेक्ट हो रही है। तो ऐसा ही होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में, जितना ज़्यादा आगे स्प्रेड होती रहेगी इन्फॉर्मेशन, उतना ज़्यादा आपका सैंपल इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, जब आप फिक्स कर देते हो एक पर्टिकुलर सेक्शन को कि इससे मुझे इतना डेटा लेना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो रिसर्च है वो मेन से रिलेटेड है, जिसमें मेन का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया कि मेरी सैम्पल के अंदर 50% जो है 60% जो है वो मेल का डेटा होगा, मेन का डेटा होगा, और सिर्फ 40% ही वुमेन का डेटा होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बायसनेस दिखाई, आपने ज़्यादा मेन का डेटा लिया ताकि मेन ड्रिवन आपका रिजल्ट ज़्यादा आए। सो दीज आर ऑल योर सैम्पलिंग टेक्निक्स जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया था, आई गेस दिस वाज फोकस सैम्पलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in ethnographic research the researcher involves himself in a dash over a period of time। तो यहाँ पे ethnographic research क्या होती है ये चीज़ हम देख लेते हैं। चलो आगे मैंने लगाया है यहाँ पर स्लाइड। ethnographic research is a qualitative research। सबसे पहले ये qualitative in nature होती है। It involves the systematic study of people in their natural environment to understand their way of life, including how they see and interact with the world around them। ठीक है, एथनोसेंट्रिक आपकी क्या होती है, देखो इसके ना वर्ड ही आपको दिख रहा होगा, एथनिक। ठीक है, या फिर एथनिसिटी विच इज़ रिलेटेड टू योर कल्चर। ठीक है, जब आप किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जाकर स्टडी कर रहे हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ से वो कमाते हैं, या जो भी अपनी लाइफ जहाँ पर वो कर रहे हैं
जहाँ पर वो जाकर अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, आप उसी जगह पर जाकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो कि वो किस तरीके से वहाँ रहते हैं, उनकी सोच कैसी है, वो कैसे वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। So the aim of ethnography study is to produce a rich comprehensive account of a social setting from the participant point of view। यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, आप उनकी सोशल सेटिंग के अंदर ही चले जाते हो, ठीक है। आप जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनको आप स्टडी करना चाहते हो, जिस कम्युनिटी को आप स्टडी करना चाहते हो, जिसके कल्चर को आप समझना चाहते हो, आप उनके ग्रुप में उनकी सोशल सेटिंग के अंदर ही चले जाते हो और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। So researchers conducting an ethnographic study spend time with the participants, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, have an up close experience with them to gain insights into their social interaction and collect data through participant observation, face to face interviews etc। आप उनके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप उनके ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, फिर उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ। Ethnography in qualitative research is also called thick description as it involves an up-close observation of the participant and a detailed description of their cultures, behaviors, mutual differences and practices। जब आप किसी के भी कल्चर को इन डेप्थ जानना चाहते हो ना, या किसी भी कम्युनिटी को इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो आप एथनोग्राफिक रिसर्च कंडक्ट करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या बनना चाहिए था, देखो सिंपल है। In ethnographic research, the researcher involves himself in a social setting over a period of time। यहाँ पे मैंने आपको वो भी करवाया था, इसको मार्क, ठीक है। यहाँ पे सोशल सेटिंग जो है उसके अंदर ही वो घुस जाते हैं, अपनी जो कम्युनिटी है, जो जिनके भी कल्चर को वो समझना चाहते हैं, उनके कल्चर में आप उनकी सोशल सेटिंग में जाकर बैठ जाते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप रिसर्च कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। Double blind procedure is an effective solution to the issue of experimental bias in research। दूसरी स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बायस होता क्या है। सो एक्सपेरिमेंटल बायस इज एनी सिस्टमेटिक एरर इन द रिसर्च प्रोसेस or the interpretation of its results that are attributable to a researcher's behavior, preconceived beliefs, expectations और desires about the results। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटर का बायस है ये, ठीक है। यानी कि जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो डेटा कलेक्टर है आपका, उसका बायस है ये, वो उसकी सोच जो है वो आपके डेटा को इम्पैक्ट कर रही है। जो एक्सपेरिमेंटर है उसका बिहेवियर, ठीक है, उसका बिहेवियर आपकी डेटा कलेक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहा है या आपके डेटा की रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में उसको इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसका क्या है कि एक इंसान है जो वो किसी विलेज में जाता है, वो एक विलेज में जाता है और उनसे किसी पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, ठीक है, या फिर उनके पॉलिटिकल व्यूज़ जानना चाहता है किसी विलेज के लोगों के। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जाकर जिससे भी डेटा कलेक्ट कर रहा है उन्हें हिंट्स दे रहा है, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं क्यूज़, ठीक है, क्यूज़ दे रहा है, क्लूज़ दे रहा है, हिंट्स दे रहा है उन लोगों को कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोले, ठीक है। वो उन्हें थोड़ी देर के अंदर कुछ ना कुछ क्लू दे देता है या हिंट दे देता है या उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोले या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बोले, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर का बायस आ रहा है क्योंकि डेटा कलेक्शन के टाइम पर वो अपना जो बिहेवियर है या जो उसके अपने खुद के प्री कंसीव्ड बिलीव्स हैं उनको वो सुपर इम्पोज कर रहा है ओवर द बिलीव्स ऑफ द सब्जेक्ट्स और ओवर द बिलीव्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। चलो तो दिस इज सिंपली एक्सपेरिमेंटल बायस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल ब्लाइंड प्रोसीजर, ठीक है। तो डबल ब्लाइंड प्रोसीजर क्या होता है, देखो, द फैलेसी ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस मे बी अवॉइडेड बाय यूजिंग डबल ब्लाइंड टेक्निक। यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट 1 थी वो तो ट्रू हो गई यहाँ से, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो थी वो सही हो गई क्योंकि वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल बायस है वो डबल ब्लाइंड टेक्निक से आपका अवॉइड हो सकता है, तो यहाँ पर हमने पढ़ ही लिया अवॉइड हो सकता है। तो अब ये होता क्या है आपका डबल ब्लाइंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे डबल ब्लाइंड प्रोसीजर क्या होता है, व्हेन द बोथ एक्सपेरिमेंटर and the experimental subjects are blind to the meaning of the data being collected। जब आपका एक्सपेरिमेंटर जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है और जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं दोनों ही ब्लाइंड हो टू द मीनिंग ऑफ द डेटा बीइंग कलेक्टेड, कि डेटा वो क्यों कलेक्ट किया जा रहा है,
उसका उनको पता ही ना हो, दोनों को ही, एक्सपेरिमेंटर को भी और आपके सब्जेक्ट को ही। जब दोनों को ही ना पता हो कि वो डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, तो आपका डबल ब्लाइंड प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो देखो, when the experiment where experimenter is not blind, जब आपका एक्सपेरिमेंटर को पता होगा ना लेकिन सब्जेक्ट को नहीं पता, एक्सपेरिमेंटर को पता है लेकिन सब्जेक्ट को नहीं पता, तो इस केस के अंदर आपकी एक्सपेरिमेंटर बायस आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसको नहीं पता क्यों डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटर है उसको पता है डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने हिंट्स वगैरह देगा, अपने क्लूज वगैरह देगा, जिसकी वजह से बायसनेस आएगी। इन केस आपके जो एक्सपेरिमेंटर है उसको नहीं पता, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको पता है कि ये डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी होती है, यहाँ पे फैलेसी होती है आपकी टेंटेड डेटा की, ठीक है। तो आपसे इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बायस पूछा है, तो वो आपसे अगली बार टेंटेड डेटा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेंटेड डेटा क्या होता है? दैट डेटा वेयर योर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स आर नॉट ब्लाइंड अबाउट द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड। जब आपके रिसर्च के बारे में कि वो डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, अगर आपके सब्जेक्ट्स को पता है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको है, तो आपका टेंटेड डेटा का फैलेसी हो सकती है, ठीक है। चलो पीछे जाते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। चलो, डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू इशू ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस इन रिसर्च, हम देख चुके हैं, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है? नॉन वर्बल क्यूइंग क्या है? जब पार्टिसिपेंट्स आपको बिना बोले अपने जेस्चर्स से आपको क्लूज दे रहे हैं, ठीक है, अपने जेस्चर्स से वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ अपने जेस्चर से आपको हिंट्स दे रहे हैं, तो बायस तो यहाँ पर भी आई ना, बायसनेस तो दोनों जगह पर आ गई आपकी। अगर आप वर्बल क्यूज दे रहे हो, बोलकर हिंट्स दे रहे हो, या आप नॉन वर्बल हिंट्स दे रहे हो, ठीक है, आप बिना बोले किसी को हिंट दे रहे हो, बायसनेस तो आएगी ही ना। तो इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, ये गलत हो जाएगी। दिस कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था कैन नॉट बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 is true but 2 is false। 1 is true, 2 is false। थर्ड आपका सही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अपने सॉल्व करने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अब थोड़ा सा आपको घुमा के आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट्स वही है पुराने, बस नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम नए हैं। नेक्स्ट, व्हेन इन अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग observation is followed by theory, hypothesis and interpretation, that approach is known as, अभी हमने किया, ऑब्जर्वेशन को फॉलो करती है क्या? थ्योरी, यानी कि पहले आप ऑब्जर्व करते हो और लास्ट में थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हो। कौन सा था ये? दिस वाज इंडक्टिव अप्रोच, अभी हमने किया था ना। ऑब्जर्व करते हो आप पहले, देन आप यू फाइंड द पैटर्न्स, देन आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हो और फिर आप अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट कर देते हो, ठीक है। सो योर ऑब्जर्वेशन इज फॉलोड बाय द थ्योरी, सो योर आंसर विल बी इंडक्टिव, ठीक है। अभी हमने किया है इसको। चलो, if research is done to find out behaviors and attitudes by analyzing existing records and other materials, it is known as, अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की रिसर्च दी है, इनमें से मैं आपको बता चुकी हूँ नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च क्या होती है, ठीक है। तो नॉन पार्टिसिपेंट क्या होती है? जब आप एक ग्रुप को बिना उसका पार्ट बने हुए ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, जब आप उसके पार्ट बिना उस ग्रुप का पार्ट बने हुए अपना डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हो जस्ट बाय वॉचिंग देम। नेक्स्ट है आपका नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। नाउ व्हाट इज नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च? अब देखो, एक होती है आपकी ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, एक होती है आपकी नॉन ऑब्जर्वेशनल। अब ऑब्जर्वेशनल क्या है? ऑब्जर्वेशनल हुई जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप पार्टिसिपेंट बन के कर रहे हो, चाहे आप नॉन पार्टिसिपेंट बन के कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हो ना, सो दिस इज ऑब्जर्वेशनल। नॉन ऑब्जर्वेशनल क्या होगी? जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं रहे, तो फिर क्या कर रहे हो? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट ऑब्जर्विंग बट यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हियर, ठीक है, समझ में आया? सो नॉन ऑब्जर्वेशनल को आप एक्सपेरिमेंटल भी ले सकते हो।
नेक्स्ट है आपका लास्ट विच इज़ आर्काइवल रिसर्च। अब आर्काइवल क्या होता है, आप सबने व्हाट्सएप पे देखा होगा, ठीक है, उसमें होता है ना कि आर्काइव कर दो इस चैट बॉक्स को, आप आर्काइव कर दो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी आता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है कि आप अपनी पोस्ट को आर्काइव कर दो ठीक है। सो व्हाट इज़ आर्काइवल रिसर्च? आर्काइवल रिसर्च होती है जब आप अपनी रिसर्च को बेस कर रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपने कोई हिस्ट्री में आपकी कोई बुक छपी थी, या आपका हिस्ट्री से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड्स आपको मिल गए हैं, या आप किसी म्यूज़ियम में गए, वहाँ पे आपको किसी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ मिल गई, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। सो दैट ऑल इज़ बेस्ड ऑन आर्काइवल रिसर्च। इसके लिए मैंने लगाया है एक आपको देखो यहाँ पर स्लाइड लगाई है आर्काइवल रिसर्च की। सो इट इज़ अ रिसर्च दैट इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस फ्रॉम ओरिजिनल आर्काइव्स, ठीक है, जो आपके ओरिजिनल आर्काइव्स हैं। आर्काइव्स आर हिस्टोरिकल, ठीक है, ये हिस्टोरिकल होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। नॉन करेंट डॉक्यूमेंट्स, नॉन करेंट है यानी कि अभी नहीं पब्लिश किए गए हैं, ये अभी रिसेंट डेटा नहीं है, ये पुराना डेटा है, पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आप रिसर्च करेंगे। records and other sources relating to the activities and claims of individual entities or both। ये नॉन पार्टिसिपेंट भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन क्या था, देखो, इफ रिसर्च इज डन टू फाइंड आउट बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मटीरियल्स, ठीक है, जो आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है, जो आपके पहले के रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज़ वाई योर आंसर विल बी आर्काइवल रिसर्च, ओके। पास्ट रिसर्च आपकी कुछ नहीं होती, ठीक है, पास्ट रिसर्च कुछ नहीं होता आगे बढ़ते हैं। इफ द ड्रेस ऑफ अ पर्सन डज नॉट रिफ्लेक्ट और प्रिडिक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर, अजम्पशन इज ऑफ, ठीक है। आपसे अब कोरिलेशन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कोरिलेशन होता क्या है और कितने टाइप का होता है। चलो, वैसे तो ये स्टैट्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आता है कोरिलेशन का, पर चलो आपको देखो रिसर्च में भी आ गया, तो अब देखो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में या दो आपकी दो वेरिएबल्स के बीच में आपके जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो वो कोरिलेशन होता है। और कैसा रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे आप नॉन लीनियर रिलेशनशिप की बात नहीं करोगे, आप कर्वी लीनियर रिलेशनशिप की यहाँ पर बात नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरिएबल x एंड अ वेरिएबल y, सो देयर मस्ट बी अ कोरिलेशन बिटवीन these two variables if there is a linear relationship between the two। अगर दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तभी उनके बीच में कोरिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू 4 + x, ठीक है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आपको दिया होता y इज इक्वल्स टू 4 + x², तो यहाँ पर कोरिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिलेशन है। अब देखो, रिलेशन तो है दोनों के बीच में, रिलेशन तो है क्योंकि आपको एक इक्वेशन दे दी, यानी कि रिलेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है, इसलिए कोरिलेशन नहीं होगा इनके बीच में। समझ में आया आपको? चलो, तो ये जो आपकी कोरिलेशन है ये 3 तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव कब होगी? जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन हो, यानी कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, या x घट रहा है तो y भी घटेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, क्लियर। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है? जब दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जब मूवमेंट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट, जीरो कोरिलेशन क्या है? जब दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है, आपका x बढ़ रहा है लेकिन y इज कांस्टेंट, आपका x घट रहा है लेकिन आपका y इज कांस्टेंट, ठीक है, या फिर आपका y बढ़ रहा है, x इज कांस्टेंट, आपका y घट रहा है, x इज कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था? इफ़ द ड्रेस ऑफ अ पर्सन, अगर एक इंसान की ड्रेसिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट और प्रिडिक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर, ठीक है, उसकी वोट करने का बिहेवियर अगर वो नहीं जज कर पाते हो आप उसकी ड्रेस से, तो वो कैसा कोरिलेशन है? अगर कोई रिलेशनशिप है ही नहीं तो क्या हुआ? जीरो कोरिलेशन, सिंपल। अगर रिलेशनशिप है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा कोरिलेशन, सिंपली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
Which of the following are advantages of web-based research? Now, what is web-based research? Web-based research is a research. Web-based research is a research which is done on the internet with the usage of internet. ठीक है, जिसमें आप इंटरनेट पे ही सर्वे करते हो और इंटरनेट पे ही सारी एनालिसिस कर रहे हो, सब आपका वेब बेस्ड ही है. यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी इंसान के साथ फेस टू फेस इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, ओवर ईमेल्स आप इंटरैक्ट कर रहे हो या आप किसी के साथ ओवर वीडियो कॉल कर रहे हो, फेस टू फेस नहीं कर रहे हो. एवरीथिंग इज़ वेब बेस्ड. चलो, तो वेब बेस पे होगा क्या, आप इट सेव्स टाइम आपका बचेगा, बिल्कुल बचेगा. आपको सामने सामने किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी. पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन द टास्क एट हिज और हर कन्वीनियंस. यस, जब आप किसी को ईमेल लिख दोगे तो जब उसके पास टाइम होगा वो उसको पढ़ के आपके सर्वे का आंसर कर देगा. तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपका पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. डेटा कलेक्शन इज़ ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट. बिल्कुल, आपका जो डेटा है वो सॉफ्टवेयर ही कलेक्ट कर लेगा, और जब सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर कलेक्ट करता है ना, तो वो डेटा की एक्यूरेट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन. क्योंकि ह्यूमन में आपकी ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, मैनुअल एरर्स हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जब कलेक्ट कर रहा है तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. इट डिमांड्स अ स्मॉल सैम्पल. नो, यहाँ पर उल्टा आपका सैम्पल ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस्ट का कंस्ट्रेंट नहीं है. यहाँ पे आप जितना बड़ा डेटा चाहो उतना बड़ा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, जितना बड़ा सैंपल चाहो उतना बड़ा सैंपल आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है. एक क्लिक में आपके मल्टीपल ईमेल्स चले जाएंगे. नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स आर हेवीली पेड. नो, पार्टिसिपेंट्स आर नॉट पेड एट ऑल. यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट नहीं मिलती है. क्लियर? चलो, सो ए, बी एंड सी मस्ट बी द राइट आंसर. सो योर फर्स्ट इज करेक्ट. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. अब इसके मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे दिए हैं वेब बेस्ड रिसर्च के. क्योंकि इस बार एडवांटेज पूछा है तो अब अगली बार आपसे डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है. मैंने आपको यहाँ पे एडवांटेज दे दिए कि रैपिड डेवलपमेंट हो जाएगी आपकी, फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चेक जो आपको करना होगा वो फास्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल क्वेश्चनर डिज़ाइन, अपने क्वेश्चनर को चेंज कर सकते हो आसानी से, कॉस्ट कम लगेगी, एक्सेस टू ट्रेडिशनली हार्ड टू रीच ग्रुप्स, जिनको अब आप नहीं रीच कर पा रहे थे लोगों को, उनको भी अब आप रीच कर पाओगे अगर उनके पास इंटरनेट है तो. लो डेटा एंट्री एरर्स. ठीक है, डेटा एंट्री के कम एरर्स होंगे यहाँ पे क्योंकि आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा है. पॉसिबिलिटी हायर डेटा क्वालिटी, आपकी ज़्यादा डेटा की अच्छी क्वालिटी होगी. डिसएडवांटेजेस, सैम्पलिंग बायस. ठीक है, सैम्पलिंग बायसनेस आपकी यहाँ पर आ सकती है. सेल्फ सिलेक्शन बायस आपका यहाँ पे आ सकता है. इंटरनेट एक्सेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे इंटरनेट जिसके पास नहीं होगा वो आपको आंसर कर नहीं पाएगा. कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत है, जिसको कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता होगा वहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. रिलेटिवली लोअर रिस्पॉन्स रेट. बिल्कुल, जब आप दूसरे इंसान की कन्वीनियंस पे छोड़ दोगे ना तो आपको कभी रिस्पॉन्स आएगा भी नहीं वैसे भी. ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो रिसर्च की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और आपको आंसर देते हैं, क्योंकि उनका टाइम भी प्रीशियस है. ठीक है, नेक्स्ट, टेक्निकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं. बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ ही सकती है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च हैज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर रिसर्च. ठीक है, अब आपके जो सर्वे रिसर्च होती है, सर्वे रिसर्च क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. सर्वे रिसर्च आपकी होती है जहाँ पे आप फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस या ऑन ईमेल्स या ओवर टेलीफोन, ठीक है, या ओवर पोस्ट, टेलीग्राफ. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हो. सिंपली आप उनसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हो या उनको क्वेश्चनेयर सेंड कर रहे हो आप. तो इसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो. दिस इज सर्वे रिसर्च. ठीक है, इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर रिसर्च. यहाँ पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स को ले सकते हो अपनी रिसर्च में करने के लिए. तो बिल्कुल ठीक है, आप जब सर्वे करते हो तो आप एक ईमेल भेजोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हो. अगर आप फेस टू फेस करोगे ना तो मुश्किल हो जाती है. फेस टू फेस की जगह आपने पोस्ट कर दिया तो भी आसानी है, ईमेल में भी आसानी है, और टेलीफोनिक में कंपैरेटिवली फेस टू फेस से ज़्यादा आसानी है, बट स्टिल यहाँ पे भी टाइम लगेगा. तो आप आजकल जितने भी सर्वेज होते हैं वो ओवर ईमेल ही होते हैं. ठीक है, ना तो पोस्ट आती है, ना फेस टू फेस, ना टेलीफोनिक. आपके ईमेल पे ही ज़्यादातर सर्वेज लिए जाते हैं थ्रू क्वेश्चनर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका लार्ज सैम्पल आप कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट,
रिसर्चर्स टू एडमिनिस्टर देयर ओन सर्विस डू नॉट हैव मैनी ऑप्शंस एक्सेप्ट टू डू इट देमसेल्फ। अब देखो यहाँ पे क्या आया, डू नॉट, अगेन योर 99% रूल, ठीक है, जो मेरा 99% रूल है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी आपको एक्सट्रीम केसेस नज़र आए, नो, नॉट, ओनली, एक्सेप्ट, ठीक है, ऐसे कोई भी अगर वर्ड्स आपको नजर आए, फ्यू, ठीक है, कोई भी आपको ऐसे एक्सेप्शनल वाले जब अगर अलग एक्सट्रीम वाले अगर आपको वर्ड्स नजर आए तो आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 99% ये फॉल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे 99% रूल लगेगा या 1% का एरर होगा, ठीक है। चलो, सो रिसर्चर्स टू एडमिनिस्टर देयर ओन सर्विस, ठीक है, अपने सर्विस को एडमिनिस्टर करने के लिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए उनको हमेशा खुद से ही करना पड़ता है, एडमिनिस्टर जाके खुद ही उनको सर्वे जो है वो कंडक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप अलग अलग तरीके से अपने सर्वे को कंडक्ट कर सकते हो, फेस टू फेस भी कर सकते हो खुद से जाके, लेकिन आप ईमेल भी तो भेज सकते हो, पोस्ट भी तो भेज सकते हो, ठीक है, टेलीफोन पे आप किसी और को भी कह सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने सर्वे को अगर एडमिनिस्टर करना है तो आपको खुद से ही डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, आप ओवर ईमेल, ओवर पोस्ट भी अपने कर सकते हो, ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लियर। मैंने आगे स्लाइड में आपको दे भी दिया है कि कितने तरीके के होते हैं। तो सर्वे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या मोड हैं, एक तो 1-on-1 फेस टू फेस, एक आपका ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप एक पूरे ग्रुप को भी एक साथ सर्वे कर सकते हो ताकि आपको हर एक इंडिविजुअल के पास अकेले अकेले ना जाना पड़े। नेक्स्ट टेलीफोनिक कर सकते हो आप पोस्टल मेल, पोस्ट भेज सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी भेज सकते हो, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो योर फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट इवेंट्स आर नोन एज, अब आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, या आपके सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, या आपके सेट ऑफ थ्योरीज, ठीक है, जो आपके इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दे दिया, सेट ऑफ रूल्स दे दिया, तो वो किससे रिलेटेड है, आपकी थ्योरी से रिलेटेड है, क्लियर, समझ में आ गया है सब, आएगा से सबको कि आप थ्योरी के बेसिस पे ही अपने इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है। आप अपने थ्योरी को देखोगे, उसी के बेसिस पे आप अपनी हाइपोथेसिस बनाओगे, एक अंदाज़ा लगाओगे, एक अजम्पशन बनाओगे और फिर उसको वैलिडेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स जो भी आपने रिजल्ट्स निकाले हैं उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी होती है, यानी कि साथ में उसको परफॉर्म करते हैं कौन, पार्टिसिपेंट्स भी और रिसर्चर भी। ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, इसके लिए मैंने आगे स्लाइड लगाई है आपकी, ये देखो। सो आंसर इज अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में ऐसा होता है। नाउ व्हाई अप्लाइड रिसर्च, होती क्या है अप्लाइड रिसर्च, सो अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज कंडक्टेड टू सॉल्व practical problems or answer specific questions with the aim of producing knowledge that can be applied to real world situations। देखो, एक हमारी होती है फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, एक होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च, और एक होती है हमारी एक्शन रिसर्च। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी आपको टोटल 25 टाइप ऑफ रिसर्च मैंने करवाई है इन माय रिसर्च एप्टीट्यूड मैराथन, ठीक है। उस पर ऑलरेडी 1.7 के व्यूज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आ गए थे एक ही दम से 2-3 दिन के अंदर ही, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मैराथन है, तो उसे आप देख लेना। उसके अंदर मैंने सारे टाइप ऑफ रिसर्च करवाए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मैं क्लास के एंड में उसका जो लिंक है वो डाल दूँगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ व्हाट इज़ फंडामेंटल, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च होती है जो आपकी थ्योरी पे बेस होती है, ठीक है, जो थ्योरी बनाने पे फोकस करती है, जो आपकी टोटल नॉलेज के अंदर एडिशन की बात करती है, ठीक है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर एक न्यू नॉलेज को ऐड करने की बात करती है कि एक नई थ्योरी बना दें हम, ठीक है। दिस इज़ फंडामेंटल और बेसिक। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि जो भी आपने थ्योरी फंडामेंटल रिसर्च में बनाई है
उसको अब आप रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना अप्लाइड में, अप्लाई करना। तो जो आपने थ्योरी फंडामेंटल रिसर्च में बनाई उसको अब आप रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे। लास्ट है आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, वर्ड ही दिख रहा है एक्शन, यानी कि आप एक्शन लेना चाहते हो, इमीडिएट आपको एक्शन लेना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपको अब अपना टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा, आपको नए टीचिंग एड्स लेकर आने पड़ेंगे ताकि बच्चों को वो चीज़ समझ में आने लग जाए, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड के अंदर पार्टिसिपेंट और एक्सपेरिमेंटर दोनों कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं वो देखते हैं। So in applied research, interpretation of finding is a collaborative activity of both participant and researcher. Researcher analyzes the data collected, ठीक है। जो आपका researcher है वो data collect जो किया है उसको analyze करेगा और उसको present करेगा, जो भी result उससे निकल कर आएंगे उसको present करेगा। While the participant interpret the findings based on their experience and insight. तो जो पार्टिसिपेंट थे अब वो उन रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, रियल जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उनसे कितना मैच कर रही है ये रिसर्च, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। चलो, अब यहाँ पे आपको मैंने जो नेक्स्ट आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए थे अप्लाइड के अलावा, उनका भी मतलब बता दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडी क्या होती है, ये मैंने आपको पहले वाली जो पिछली हमारी वीडियो थी रिसर्च एप्टीट्यूड की उसमें भी बताया था। केस स्टडी होती है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ जाके पढ़ते हो, ये आपकी केस स्टडी होती है, ठीक है। So the interpretation of finding is typically done by the researcher and the participant may be consulted for feedback, ठीक है। यहाँ पर केस स्टडी के अंदर जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं उनको इंटरप्रेट आपका रिसर्चर ही करता है, लेकिन आप है मतलब फीडबैक ले सकते हो अपने पार्टिसिपेंट से, लेकिन पार्टिसिपेंट को आप ये नहीं कहते कि इंटरप्रेट कर दो भाई हमारे रिजल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या होते हैं, इसके अंदर आप रिटन या फिर विजुअल जो आपकी टेक्स्ट है उस मटेरियल के ऊपर बेस करते हो अपनी रिसर्च। तो इंटरप्रिटेशन कौन करता है, इसकी रिसर्चर ही करता है। लास्ट इज फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च या फिर फेनोमेनोलॉजी। तो ये क्या होती है, इट इज़ अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस, ठीक है। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर फेनोमेना की बात करते हैं, कोई चीज़ कैसी है, ठीक है, वो उस फेनोमेना की बात करेंगे हम, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात करेंगे हम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किसके ऊपर बेस होती है, वो भी रिसर्चर ही करता है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन। लेकिन इंटरप्रिटेशन कंबाइन किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट्स अप्लाइड रिसर्च के अंदर, ठीक है। चलो, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, अप्लाइड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। The ethnographic research is mostly conducted in, अब ethnographic हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ethnographic is related to your ethnicity, ethnicity is related to your culture और community। जब आप किसी भी community के culture के बारे में, उनके behaviors, उनके interaction with the outside world को पढ़ना चाहते हैं तो आप ethnographic research करते हैं। चलो, तो एथनोग्राफिक रिसर्च आप कहाँ पे करोगे, उनके खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनकी सोशल सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सेकंड, नेचुरल एनवायरनमेंट। एथनोग्राफिक रिसर्च उनके एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे आप एक पार्टिसिपेंट बन के जाते हो और उन्हें ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो लेवल डेटा, ठीक है। तो आपके 4 तरीके के डेटाज होते हैं या 4 तरीके के स्केल होते हैं आपके। एक होता है आपका नॉमिनल स्केल, एक होता है आपका नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड लास्ट होता है आपका रेशियो। तो ये 4 तरीके के आपके इंटरवल स्केल्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आगे मैंने स्लाइड्स लगाई हैं इनके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो नॉमिनल स्केल, इसके अंदर आपको वर्ड दिख रहा है नेम, ठीक है। तो नेम जिसके अंदर आप सिर्फ नेम की बात कर रहे हो, सिंपली यू वांट टू क्लासीफाई, जिसके अंदर आप सिर्फ क्लासीफाई करना ही आपका पर्पस है, जिसमें आपका पर्पस सिर्फ क्लासिफिकेशन है।
फॉर एग्जाम्पल आप मेल और फीमेल में अपने डेटा को क्लासीफाई करना चाहते हो, या आप ओल्ड और यंग पीपल के अंदर करना चाहते हो, या आप रूरल और अर्बन पीपल के अंदर करना चाहते हो. सो ऑल ऑफ दिस इज सिंपली क्लासिफिकेशन. आप सिर्फ नाम के आधार पर क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो अपने डेटा को सिंपली. तो ये कैसा स्केल है, ये क्वालिटेटिव स्केल होता है. यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपके यूज़ होते हैं, क्लासिफिकेशन आप करते हैं. इट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरीज. ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी के बीच का डिफरेंस देख सकते हो कि ये मेल है, ये आदमी है, ये फीमेल है, ये औरतें हैं, ये रूरल में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, या अर्बन एरिया में शहरी जगहों में रहते हैं. ठीक है, चलो. यहाँ पे नंबर्स का कोई भी मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे नंबर्स का कुछ मतलब नहीं है. अब ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि अगर मैंने 1 लिखा है और 2 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकंड नंबर वाली चीज़ है ये फर्स्ट का ट्वाइस है. ठीक है, ऐसा नहीं है. इसके अंदर 1 सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि ये कैटेगरी है आपकी, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है, सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है. चलो, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेजेस, प्रपोर्शंस, मोड एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपकी यूज़ होती है नॉमिनल स्केल के अंदर. एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, आर यू अ मेल और फीमेल. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वेश्चनियर में, या फिर इन विच सेक्शन यू आर स्टडिंग. जैसे आपसे पूछते हैं ना कि कौन से सेक्शन में आप हैं, ए में है, बी में है, डी में है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल. ऑर्डिनल के अंदर आपको वर्ड दिख रहा होगा ऑर्डर. तो जब आप ऑर्डर के अंदर लगाते हो अपने डेटा को, वो आपका ऑर्डिनल स्केल होता है, जिसमें आप रैंकिंग भी कह देते हो. जब आप अपने डेटा को रैंक कर रहे हो कि ये चीज़ फर्स्ट है, ये चीज़ सेकंड है, ये चीज़ थर्ड है. और यहाँ पर इसका मतलब भी ऐसा नहीं है कि सेकंड फर्स्ट से ट्वाइस अच्छा है या थर्ड फर्स्ट से थ्राइस अच्छा है, ऐसा नहीं है. यहाँ पर मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर पर है वो सबसे अच्छा है, जो सेकंड नंबर पर है वो दूसरे नंबर पे अच्छा है, जो थर्ड नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे अच्छा है. ऐसा नहीं बताया हुआ कि वो कितना ज़्यादा बेटर है, ये नहीं है. बस इतना पता है कि ये इन दोनों से बेटर है. ये भी आपका क्वालिटेटिव स्केल है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे बेस होता है. यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं वो रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, रैंकिंग होती है. यहाँ पे अब आप बात करते हो डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस. यहाँ पे आपने सिर्फ डिफरेंस की बात करी थी, ये दोनों कैटेगरी एक दूसरे से अलग है. अब आप बता रहे हो कि ये जो 2 कैटेगरीज है इनके अंदर रैंकिंग क्या है. ठीक है, कि ये वाली कैटेगरी इससे ऊपर है, ये वाली कैटेगरी इससे नीचे है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो, मीडियन, परसेंटाइल और रैंक कोरिलेशन. यहाँ पे आपके इंटरवल जो होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते. ठीक है, अब यही चीज़ है आपकी. इक्वल इंटरवल का क्या मतलब है कि ये आपका जो ट्वाइस और ये जो थ्राइस वाली चीज़ है ये यहाँ पर नहीं होती है. ठीक है, इक्वल इंटरवल्स नहीं होते. तो हम क्या पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पोजीशन क्या है क्लास के अंदर, आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं. लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आप थर्ड वाले से 3 गुना ज़्यादा अच्छे हैं, या वो आपसे 3 गुना कम अच्छा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. रेटिंग्स जैसे 1 2 3 4 5 की हम रेटिंग देते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हमारा मतलब होता है कि ये चीज़ मुझे फर्स्ट पे पसंद है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे. ऐसा नहीं है कि ये वाली जो चीज़ है मुझे इस वाली चीज़ से 5 गुना ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं होता. चलो आगे बढ़ते हैं. इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल अब आपका क्वांटिटेटिव होता है. ठीक है, अब ये क्वांटिटेटिव है, यहाँ पे आप पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करोगे. अब जैसे पिछली बारी की हमने बात करी, पिछले में क्या था, आपके जो इंटरवल्स थे वो इक्वल नहीं थे, वहाँ पे अनइक्वल इंटरवल्स थे. यहाँ पे अब आपके इंटरवल्स इक्वल है. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है आपका स्केल के अंदर. इंटरवल का मतलब है कुछ. यहाँ पे अब आप बात करते हो नॉट द डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, यानी कि वो कितना डिफरेंस पे है. तो इस पर अब आप कौन से यूज़ करते हो, अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टी एफ टेस्ट एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ की अब लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे एक 0 पॉइंट नहीं होता, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट यहाँ पर आपको नहीं पता होता. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 कह रही हूँ किसी चीज़ को तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है इंटरवल स्केल के अंदर. क्लियर, जैसे आपके ग्रेड्स. ठीक है, टेम्परेचर 0 ग्रेड अगर मैं कह दूँ तो 0 ग्रेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेड जैसे आपने बोला A B C D, तो आपको पता है कि A B से कितना ज़्यादा बेटर है. ठीक है, आपको पता है कि B जो है वो C से कितना ज़्यादा बेटर है, आपको पता है C और D जो C जो है वो D से कितना ज़्यादा बेटर है. क्लियर,
लास्ट इज रेशियो स्केल। रेशियो भी आपका क्वांटिटेटिव होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट आप यहाँ पे यूज़ करते हो। अब यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट 0 पॉइंट होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 कहती हूँ तो इस 0 का मतलब है कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि इस इंसान की इनकम 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके वो कुछ कमाता नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर आप बात करोगे, सारे स्टैटिस्टिकल टूल यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, मीन, मीडियन, मोर, कार्ल पियर्सन, रैंक, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, सब यहाँ पर यूज़ हो सकता है। और सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइट, वेट, डिस्टेंस, इनकम। तो देखो चल कैसे रहा है, ये है आपका नॉमिनल स्केल, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ कैटेगराइज करते हो। ये है आपका ऑर्डिनल स्केल, जिसके अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हो, साथ ही में ऑर्डर में भी लगा सकते हो अपनी कैटेगरीज को, ठीक है, रैंक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल के बाद इंटरवल स्केल। इंटरवल में क्या है, आप कैटेगराइज कर सकते हो, ऑर्डर में लगा सकते हो, और जो आपने ऑर्डर में लगाया है उस इंटरवल का जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके इंटरवल इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। इंटरवल के अंदर आपके इंटरवल्स इक्वल भी हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे रेशियो स्केल की। तो रेशियो स्केल क्या है आपका, लास्ट में आएगा सबसे। यहाँ पे आप कैटेगराइज भी कर सकते हो, ऑर्डर में भी लगा सकते हो, आपके इंटरवल्स भी इक्वल होते हैं, साथ ही में एक 0 पॉइंट भी होता है यहाँ पर, ठीक है। आपका इनिशियल पॉइंट भी यहाँ पर डिफाइंड होता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। इसका आंसर क्या आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो लेवल। अब उसने आपसे रेशियो लेवल पूछा है, एक मिनट। व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकेंड। चलो, अब उसने पूछा है आपसे रेशियो लेवल डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अनइक्वल स्पेसिंग, नो, इक्वल होता है इंटरवल आपका। नेगेटिव स्कोर, नेगेटिव स्कोर की यहाँ पर कोई बात है ही नहीं आपकी। इक्वल स्पेसिंग होती है इंटरवल के साथ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो, ठीक है। देन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी होता है आपका, ठीक है, एक 0 पॉइंट भी होता है। सो CDE मस्ट बी द राइट आंसर, थर्ड आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको किसी और स्केल का भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने चारों बता दिए। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड फॉर दिस कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड सीरीज। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं फटाफट से कंप्लीट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर यूज्ड टू गेट द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस का आपको क्या कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरा है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस डू नॉट डिफाइन हाउ अ वेरिएबल इज मेजर्ड। अगेन यहाँ पर क्या आ गया, नॉट, तो यहाँ पर 99% रूल आपका लग सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होती है ऑपरेशनल। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन आपकी होती है, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर्स द रिसर्चर इज गोइंग टू यूज़ इन ऑर्डर टू मेजर अ स्पेसिफिक वेरिएबल। जब आप किसी एक वेरिएबल को मेजर करने की बात करते हो ना, तो आप ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने मैथमेटिकल टूल्स लगाते हो, ठीक है। दिस इज ऑपरेशनल डेफिनेशन, जहाँ पर आप अपने ऑपरेशंस लगा रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहे हो, ठीक है। तो आप मेजर कर सकते हो यहाँ पे वेरिएबल्स को। तो आपकी ये जो थी क्या कहते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ऑपरेशनल डेफिनेशन डू नॉट डिफाइन हाउ वेरिएबल इज मेजर, ये गलत हो गई ऑटोमेटिकली। 99% रूल यहाँ पर भी लग गया है। अब देखो, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है आपकी मेजर करती हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज टू गेट द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो होती हैं ना, ये कॉन्क्रीट होती हैं। कॉन्क्रीट का क्या मतलब है, दीज आर सॉलिड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन मैथ्स, दे आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन, दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। तो ये स्टैट्स के ऊपर बेस होती है, इसीलिए ये कॉन्क्रीट होती है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्टनेस क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। एब्स्ट्रैक्टनेस होती है रिलेटेड टू योर इमेजिनेशन, जो आपकी रियलिटी में नहीं है, जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात नहीं करती, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कौन सी बात करती है, बात करती है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन टॉक्स अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ओके। देखो, concepts are defined as abstract ideas, they are understood to be the fundamental building blocks of the concept behind, ठीक है। चलो
तो ये जो स्टेटमेंट थी आपकी फर्स्ट वाली, ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. आपको जो की में आंसर दिया गया है वो ये वाली स्टेटमेंट को ट्रू कहा है उन्होंने, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ता है, ना कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को. ऑपरेशनल डेफिनेशन जो आपकी है ये कॉन्क्रीट को पढ़ती है, ना कि एब्स्ट्रैक्टनेस को. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अगर यहाँ पे लिखा होता ना तो ठीक होता. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. चलिए, सो इसी के साथ हमारी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ है वो भी कंप्लीट होती है. नाउ आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू गो थ्रू रिसर्च एप्टीट्यूड की जो मेरी मैराथन है. ठीक है, अगर आपने मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की मैराथन नहीं देखी है तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा. आपको कहीं इधर या इधर कहीं ना कहीं दिख रही होगी या थोड़ी देर में दिखने लगेगी, तो उस मैराथन को आप ज़रूर से देख लीजिएगा. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आई एम वेरी श्योर. और ये वाली जो क्लास आपने देखी है इसके बाद आप जो इसका पार्ट 1 है उसे भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है. वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा ज़रूर, उसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए. तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट लगी है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. बेटा लाइक नहीं करते हो आप, सब लोग वीडियो देख देख के चले जाते हो, तो लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है. और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दो अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक वीडियो है. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर सकते हैं टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय चैनल. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी और हर वीडियो की जो PDF है वो मिल जाएगी. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा हैंडल है. आप मुझे किसी भी बिजनेस इंक्वायरी के लिए पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं ऑन द गिवन ईमेल ऑन योर स्क्रीन. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज वीडियो. एंड कल मैं आपको वीडियो जो है नेक्स्ट पोस्ट करूँगी रिगार्डिंग द नेक्स्ट यूनिट. हो सकता है वो कम्युनिकेशन की यूनिट हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग की हो, दैट डिपेंड्स. तो वो आपके लिए सस्पेंस रहता है. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स. थैंक यू सो मच.